हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं सिकंदर का मुकद्दर का दूसरा भाग। यहाँ तक का कहानी हमने पहले भाग में ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। लेकिन अगले 2 दिनों में कोई विशेष घटना नहीं घटी। तीसरे दिन कर्नल आसिफ खान की निगरानी में भारतीय पर्वतारोही दल विमान से रावलपिंडी पहुंच गया। रावलपिंडी पहुंचने के बाद वे वाहनों में सामान लादकर सड़क के रास्ते उत्तरी भाग की ओर चल पड़े। दूसरे दिन सुबह काफिला मुरी मुरी नाम के हिल स्टेशन तक पहुंच गया, जो समुद्र तल से लगभग 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। इस जगह कभी फिरंगी सेना की छावनी हुआ करती थी, अब यहाँ समर रिसोर्ट का रूप ले चुका है। तत्पश्चात एक अच्छे होटल में नाश्ता करने के बाद लोग आगे बढ़ गए। ज्यों-ज्यों उनका काफिला ऊंचाई पर पहुंच रहा था, सड़कें तंग और खराब होती जा रही थी। अंधेरा होने से पहले ही वे S5 पहाड़ी के करीब फैले मैदानी भाग तक जा पहुंचे थे। आगे की चढ़ाई उन्हें पैदल ही तय करनी थी, अतः कर्नल खान के कहने पर उसके जवानों ने वहां टेंट लगा दिए थे और खाना खाने की तैयारी में जुट गए थे। खाना बनाने की तैयारी में जुट गए थे। कुछ ही देर बाद दल के सभी लोग अपने अपने टेंट में आराम कर रहे थे, पर कर्नल खान और एजेंट राज। कर्नल, क्या आपको अब भी विश्वास है कि प्रोफेसर का हत्यारा अकरम ही है? हाँ, और अगर मेरा विचार सही हुआ तो आज की रात वह हम में से अलग होने की कोशिश करेगा। फिर तो हमें सजग रहना होगा। काश आप उस अमेरिकन गाइड टॉम वॉल्टर के साथ ले आते, वह हमारी काफ़ी मदद कर सकता था। मैंने टॉम से संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी, पर पता नहीं अचानक वह अस्पताल से कहाँ गायब हो गया था। खैर, अब आप अपने खेमे में जाइए और मेरे सिग्नल का इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है। आधी रात को ठक ठक, शायद कोई है। दूसरे ही पल राज उठा और वह दबे पांव टेंट के द्वार की ओर लपका। लेकिन अचानक ही उसके कदम ठिठक रुक गए। ओह कोबरा, यह यहाँ कैसे आ पहुँचा? जरूर यह अकरम की शरारत है। अगले ही पल तत्पश्चात वो तेज कदमों से अकरम के टेंट की ओर चल दिया। टेंट में पहुंचकर उसने जैसे ही बिस्तर पर लेटे व्यक्ति के शरीर से कंबल हटाया, ओह यह तो मिस चांद है और मृत अवस्था में है। अच्छा, पर यह इस समय यहाँ क्या कर रही थी और अकरम कहाँ है? यह तो चांद अकरम से मिली हुई थी, या फिर उसे अकरम की असलियत का पता चल गया होगा। अतः चांद से छुटकारा पाने के लिए ही उसने इसका काम तमाम कर दिया और हीरो के ताज की तलाश में निकल गया। वह अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, मुझे तुरंत उसके पीछे जाना चाहिए। थोड़ी ही देर बाद तेज कदमों से पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था राज। जल्दी ही तो कर्नल खान का शक ठीक ही था। तत्पश्चात एजेंट राज कुशल पर्वतारोही की तरह पहाड़ी चट्टानों पर चढ़ने लगा और लगभग 2 घंटे की थका देने वाली चढ़ाई चढ़ने के बाद, ओह वह शायद उस नक्शे का अध्ययन कर रहा है जो हीरो के ताज तक पहुंचने के लिए प्रोफेसर इब्राहिम जुलिस ने तैयार किया था। अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि प्रोफेसर इब्राहिम जुलिस और फोटोग्राफर की दुकान के मालिक का हत्यारा यही है, और पहले आए पर्वतारोही दल के सदस्यों की रहस्यमय हत्याओं के पीछे भी इसी का हाथ है। तभी मैं उसे रंगे हाथ गिरफ्तार करूंगा। लगभग 15 मिनट के सफ़र के बाद, ओह यह गुफा है या कोई भूल भुलैया? गुफा में चमकते हुए आखिरकार एक का एक कक्षनुमा भाग में जा पहुंचा। अगर मेरे पास नक्शा ना होता तो मैं इस गुफा में भटकते भटकते ही मर जाता। तत्पश्चात वह बारीकी से नक्शे का अध्ययन करने लगा। तभी ठीक उसी समय तुम। हाँ, मुझे मालूम था तुम भी यहाँ ज़रूर पहुँचोगे, पर इतनी जल्दी पहुँच जाओगे उसकी उम्मीद नहीं थी।
बकवास बंद करो और ताज मेरे हवाले कर दो। इस पर सिर्फ मेरा हक है। तुम बेवकूफ़ हो मिस्टर अकरम। इस ताज को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। पहले दल में आए 5 आदमियों को मैंने बारी बारी मौत की नींद सुला दी। मेरे और मेरे मेरे और प्रोफेसर के अलावा तुम ही एक ऐसे थे जिसे ताज की जानकारी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें भी रास्ते से हटाने की कोशिश की, पर तुम बच निकले। ओह, तो वे तुम्हारे ही आदमी थे जिन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया था? सिर्फ यही नहीं, प्रोफेसर जूली का अपहरण करने वाले भी मेरे आदमी थे। मैं नहीं चाहता था कि प्रोफेसर नक्शे का राज मेरे सिवा किसी दूसरे को बताए, पर वह अव्वल दर्जे का काइयाँ निकला। मेरे आदमियों के हाथ आने से पहले ही वह नक्शे को छुपाने में कामयाब हो गया था। ओह, तो तुमने मुझे फ़ोन पर अंकल के लिए फंक के कैद में होने की जानकारी दी थी और मुझसे उनका सौदा किया था? हाँ, मुझे पूरा विश्वास था कि प्रोफेसर नक्शे का राज तुम पर ज़रूर जाहिर कर देगा, और वही हुआ भी। तुम्हारी कार में फिट माइक्रो ट्रांसमीटर के जरिए मुझे तुम दोनों के बीच होने वाली बातों का पता चल गया था। तुमने प्रोफेसर और उसके मित्र दुकानदार की हत्या कर नक्शा हासिल कर लिया, तो मैंने ऐसे सबूत वहां छोड़ दिए जिससे पुलिस का सीधा शक तुम पर जाए, और मुझे उम्मीद थी कि पुलिस तुम्हें ज़रूर गिरफ्तार कर लेगी। अतः तुम्हारी गिरफ्तारी से पहले ही मैंने चांद की मदद से नक्शे के फ़ोटोग्राफ हासिल कर लिए थे, पर पता नहीं क्यों पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया। तुम्हारी चाल तो बड़ी ज़बरदस्त थी टॉम, पर जब मुकद्दर साथ ना दे तो सारी चालें फेल हो जाती है। चांद को मैंने ठिकाने लगा दिया है, अब किसी को कुछ मालूम नहीं होगा, और मैं यह ताज बेचकर किसी दूसरे मुल्क में नए सिरे से ज़िंदगी बसर करूँगा। ख्वाब देखना छोड़ दो अकरम, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी अब चंद लम्हों की मेहमान रह गई है। यह खेल इतना लंबा ना खींचता अगर तुम्हारे अंकल ने हमें धोखा ना दिया होता तो। कमबख्त ने वादा किया था कि वह ताज की खोज को गुप्त रखेगा और ताज का सौदा होने के बाद हम सबको हमारा हिस्सा दे देगा, पर गलती हमारी थी। हमने अंकल की वफादारी और देशभक्ति की भावनाओं को आंकने में जल्दबाजी से काम लिया था, और इसी गलती का फ़ायदा उठाकर अंकल ने ताज को यहाँ छुपा दिया और चुपचाप यहाँ से फरार हो गए। अगर वह नक्शा दिए बिना मर जाते तो हम में से कोई भी इस ताज को हासिल नहीं कर पाता। इस ताज तक पहुंचने के लिए हम दोनों ने बराबर मेहनत और ख़तरा मोल लिया है। क्यों ना आपस में लड़ने के बजाय हम ताज का आपस में बंटवारा कर लें। बंटवारा? हा 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 हा, तेरे साथ। अगले ही पल ढाएँ ओह तत्पश्चात हा 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 हा। लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, ढिसूम ओह, फिर उससे पहले कि वह संभल पाता, मिस्टर टॉम, तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है। मैं तुम लोगों की सारी बातें सुन चुका हूँ। अब तुम मेरी हिरासत में हो। तत्पश्चात एजेंट राज ताज को अपने कब्जे में ले टॉम के साथ वहाँ से चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद वे गुफा के द्वार तक पहुँच गए, परंतु गुफा के बाहर कदम रखते ही ढाएँ दूसरे ही पल मैं तुम लोगों को बाहर आने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। ली फांग, तुम सही वक्त पर पहुँचे हो। ओह, वरना इस हरामजादे ने तो मेरे सारे किए किराए पर पानी ही फेर दिया था। अगले ही कहने के साथ ही अब यह करोड़ों का ताज हमारा है। हम माला माल हो गए। खामोश कुत्ते, हम सिकंदर का मुकद्दर सिर्फ मेरा है। तूने मुझे अंधेरे में रखा था, पर मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। मैंने अपने आदमी तुम्हारी निगरानी पर तैनात कर दिए थे और तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा था। फिर मैंने गुफा में जाने के बजाय बाहर ही तुम्हारा इंतज़ार करना ठीक समझा, और मेरा यह फैसला ठीक ही था, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही मैंने अकरम और इस हिंदुस्तानी जासूस को गुफा में दाखिल होते देखा था। मैं जानता था आखिरकार ताज मेरा ही हाथ लगेगा। हा 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 हा, कहने के साथ ही ढाएँ ओह, अब तुम भी अपने भगवान को याद कर लो मिस्टर राज। मुझे मारकर भी तुम ताज हासिल नहीं कर पाओगे लीफंग। कर्नल खान तुम्हें यहाँ से निकलने का मौका नहीं देंगे। मैंने उसका भी इंतज़ाम कर दिया है। कुछ ही देर में अमीर के आदमी कर्नल खान के कैंप पर हमला कर देंगे और सबको मौत के घाट उतार कर उस खूबसूरत लड़की जूलिस को उठा ले जाएंगे। अब मेरा रास्ता साफ हो जाएगा और मैं आराम से ताज के साथ साथ अपने मुल्क पहुंच जाऊंगा। हा 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 ओह।
फिर ली फंग ट्रिगर दबाने वाला ही था कि धाएं। ओह, ली फंग पर गोली किसने चलाई? अभी राज सोच ही रहा था कि क्या सोच रहे हो मिस्टर राज? ओह आप? हाँ मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आया था, लेकिन अचानक तुम ना जाने कहाँ गायब हो गए थे। मैं आगे चला गया था, परंतु जब तुम मुझे नज़र नहीं आए तो मैं वापस लौट पड़ा, और जब यहाँ पहुँचा तो लीफंग को तुम पर रिवॉल्वर ताने देख फौरन उसका इरादा भाप गया। शुक्रिया कर्नल, आपकी वजह से आज मेरी जान बच गई। पर अब मैं जान गया हूँ कि इस मुहिम पर आने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था। प्रिंसेस जूलियस की सुरक्षा तो एक बहाना था, क्यों? इतना कह कर्नल खान ने ज़मीन पर पड़ा ताज उठा लिया, फिर बोला, अब यह ताज हमारे देश की अमानत है, यह यहीं रहेगा। ताज पर किसका हक है और यह कहाँ रहेगा, इसका फैसला हमारी सरकार कर लेगी कर्नल। इस समय तो हमें प्रिंसेस जूली की फ़िक्र करनी चाहिए, उसकी जान को खतरा है, हमें तुरंत कैंप में पहुंचना चाहिए। मैं ली फंग की बात सुन चुका हूं, आमिर के आदमी प्रिंसेस जूली को कोई आँच नहीं पहुंचा पाएंगे। मैं हेड क्वार्टर को मैसेज देकर हवाई सहायता का इंतजाम किए देता हूं। तत्पश्चात वे कैंप में लौट आए। कर्नल ने अपने आदमियों को तुरंत कैंप उखाड़ने का आदेश दे दिया, परंतु कैंप उखाड़कर वे जैसे ही चलने को तैयार हुए, मौके की नज़ाकत को देखते ही कर्नल खान ने अपने आदमियों को मोर्चा लेकर दुश्मनों का मुकाबला करने का आदेश दे दिया और फिर एजेंट राज और जूलिया के साथ एक जीप में बैठ वहां से निकल पड़े। लेकिन आमिर के आदमी की नज़र उन पर पड़ गई, अतः वे हमले की कार्रवाई छोड़ उनकी जीप के पीछे लग गए। जीप और तेज चलाइए कर्नल, वे हमारे पास आ रहे हैं। घबराओ नहीं मिस्टर राज, जब तक स्टीयरिंग मेरे हाथ में है वे हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। अचानक पीछे आ रहे कबाली घुड़सवारों ने फायरिंग शुरू कर दी। धाएं धाएं फटा, ठक टड़क छपाक। लेकिन थोड़ी देर बाद, ओह हम तो बच गए, लेकिन उस ताज ने जो सिकंदर का मुकद्दर था, जब सिकंदर का ही साथ नहीं दिया तो हमारा साथ कैसे रहता। शुक्र मनाइए आपने मुकद्दर का जो आपके साथ है और आप जिंदा हैं, लेकिन कब तक? तभी गड़गड़ गड़गड़ 2 दिन बाद एजेंट राज प्रिंसेस जूलिया को सुरक्षित विराटनगर पहुंचाने के बाद जब अपने चीफ को रिपोर्ट करने पहुंचे, वेल डन माय बॉय, मुझे विश्वास था कि तुम ज़रूर कामयाब होकर लौटोगे, लेकिन मुझे अफसोस है सर कि सिकंदर का ताज भूल जाओ उस ताज को। मैंने तुम्हारी छुट्टी बहाल कर दी है, अब तुम बखुशी छुट्टी का आनंद ले सकते हो। थैंक यू सर। तत्पश्चात एजेंट राज चीफ से विदा ले वहां से ऐसे भागा जैसे उससे डर हो कि उसके चीफ का मूड कहीं फिर ना बदल जाए। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ अच्छी सी कॉमिक्स समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।